हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक ना दोस्तों, 20 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए। ठीक ना, 15 या 12 भी देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने लिया है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 20 नंबर तक देख लिया था, 21 नंबर से देखते हैं यहाँ तक 40 तक। ठीक ना, कुल 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? क्लासिकल युग किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। अभी मैं यहाँ से एक बताऊँगा दोस्तों, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, देखिए पहला ऑप्शन है मौर्य युग, गुप्त युग, कुषाण युग, सातवाहन युग। ऑप्शन ई पर लिखा रहता है हमेशा दोस्तों, हमेशा लिखा रहता है बीपीएससी के एग्जाम में कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन बार बार दिया रहेगा, तो ये ऑप्शन मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त युग को क्लासिकल युग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये याद रखिएगा। देखिए अगर इसी पर आपको लिखा रहता है ना स्वर्ण युग, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आप बता देते कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, गुप्त काल स्वर्ण युग का ही दूसरा नाम क्या है? क्लासिकल युग नाम है। ठीक ना, तो याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक ना, तो स्वर्ण युग का है तो आप तो बता देते हैं गुप्त युग, स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, लेकिन क्लासिकल युग भी किसको कहा जाता है? गुप्त युग को कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों नाम एक ही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? महत्वपूर्ण है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के एम पनिकर, हृदय नाथ कुंजरू, फजल अली कि सरदार पटेल की ऑप्शन ई? तो ऑप्शन ई हमेशा यही दिया रहेगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का आंसर? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फजल अली को दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक ना, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था दोस्तों? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, 1953 में बनाया गया था। 1953 में बनाया गया था, लेकिन 1953 के ही आधार पर 1953 में इसका गठन किया गया था। तो 1953 के ही आधार पर दोस्तों 1956 में फिर जाकर राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ। ठीक ना, तो देखिए गठन कब हुआ था? 1953 में। लागू कब हुआ? 1956 में। याद रखिएगा। ठीक ना, तो फजल अली आयोग इसके अध्यक्ष थे, और इसके सदस्य के रूप में दोस्तों के एम पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू, ये दोनों इसके सदस्य के रूप में थे, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष पूछा है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम हो एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक ना, बीपीएससी के लिए तो एकदम महत्वपूर्ण है ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। कह रहा है कौन सही नहीं है, ये पूछा है, सही नहीं है। ठीक ना, दूसरा ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन है लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दशा के एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था। और सी ऑप्शन तो वही रहेगा, सी कह रहे हैं, ई ऑप्शन वही रहेगा। क्या हो जाएगा तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सही नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक ना, देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन तो आपके बनिए गए। ठीक ना, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 में। किसी ने किया था? तो आगा खां ने। ये क्वेश्चन एक बन गया और ये 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक ना, तो क्यों ये सही नहीं है दोस्तों? ये यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था। गांधी जी दोस्तों 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में भारत लौटे। तो कहाँ से 1905 में कर देंगे स्थापना? ठीक ना, तो यही इसलिए क्या हो जाएगा ये 23 का डी गलत हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ठीक ना, तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यौवन प्रिय शब्द द्योतक था। यौवन प्रिय किसको कहा जाता था? एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल का हाथी दांत का नृत्य के लिए यौवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, कि काली मिर्च का, की ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा?
ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक ना, एकदम याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा काली मिर्च। देखिए दोस्तों, काली मिर्च मसालों के रूप में काली मिर्च को बहुत व्यापार होता था, ठीक है ना, इसीलिए काली मिर्च को दोस्तों यौन प्रिय नाम दिया गया, ठीक है ना। जो इसका व्यापार करते थे उसको उन्होंने इसको यौवन प्रिय नाम दिया, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1365, 1465, 1565, 1665। ये ऑप्शन ई क्या हो जाएगा 25 का आंसर। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ऐसे क्वेश्चन तो इसको मत छोड़िएगा, यही प्लस पॉइंट होते हैं आपके लिए, ठीक ना। 26 नंबर है कि अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी। मनसब प्रणाली कह दीजिए या मनसबदारी व्यवस्था कह दीजिए, इसकी शुरुआत अकबर ने कब की थी। 1560 में, 1565 में, 1575 में, 1580 में, कि ऑप्शन नहीं क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1575 में दोस्तों अकबर ने मनसब प्रणाली शुरू की थी। देखिए दोस्तों, मनसब का मतलब क्या होता है, मनसब का अर्थ क्या होता है। तो मनसब का अर्थ होता है दोस्तों श्रेणी या पद, ठीक ना, यानी किसी को श्रेणी प्रदान करना या उसको उच्च पद दे देना, इसी मनसब का अर्थ होता है, ठीक ना, याद रखेगा। अकबर की मनसबदारी प्रथा किस पर आधारित थी दोस्तों। तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। एकदम महत्वपूर्ण है, ये याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अकबर की दशमलव प्रणाली, ठीक ना। देखिए अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी किस पर आधारित थी, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 27 देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 27 नंबर है कि बिहार के किस जलप्रपात को खौदार कोह जलप्रपात भी कहा गया है। तब बिहार का एग्जाम है तो ये महत्वपूर्ण है कि किसको खौदार कोह जलप्रपात कहा गया है। ककोलत जलप्रपात को धुआं कुंड जलप्रपात को, दुर्गावती जलप्रपात को, गुरु सिंधु जलप्रपात को, कि ऑप्शन ई ये सभी जलप्रपात बिहार के हैं। तो किसको कहा गया है खदार कोह जलप्रपात। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुर्गावती जलप्रपात को खदार कोह जलप्रपात कहा गया है। 28 देखते हैं। 28 भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि चांदी का टंका तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि ऑप्शन ई तो किसने किया था। तो ये तब आप सही बता देंगे। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल बना होता था। तो किसने ये शुरू किया था। तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने। 28 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यह काम करने वाला यानी यह तांबे का जीतल और चांदी का टंका जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था, ठीक ना। पहला तुर्क सुल्तान था यह काम करने वाला। स्टार लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था। सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था दोस्तों चंगेज खां किसका पीछा करते हुए। नासिरुद्दीन मुकुबाचा को, कि जलालुद्दीन मंगबरनी का, कि यल्दोज का, कि इल्तुतमिश का, कि ऑप्शन नहीं था। किसका पीछा करते हुए पहुंच गया था। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। तो 29 का क्या हो जाएगा। तो ये मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था, ठीक ना। उस समय किसका दिल्ली में किसका शासन चल रहा था। तो उस समय इल्तुतमिश शासन कर रहा था, ठीक ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 देखते हैं क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उस समय पेशवा कौन था, ठीक ना। बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय, बालाजी प्रथम, की ऑप्शन ई क्या हो जाएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे, ठीक ना। देखिए दोस्तों पानीपत का इसमें मूवी भी बनी है, ठीक ना, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। तो देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा 1761 में, ठीक ना। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और दूसरी ओर थे मराठा में थे बालाजी बाजीराव मराठा की ओर से थे, ठीक ना। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से दोस्तों कुछ जियोग्राफी के मैंने क्वेश्चन लिया है। आज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जियोग्राफी के भी आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, तब कहिए कि कैसे क्वेश्चन थे, ठीक ना। देखिए चिनूक हवाएं राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं।
तो ये यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन, एक ये भी क्वेश्चन बन गया कि चिनूक हवाएं कहाँ से निकलती है, तराकी पर्वत के पूर्वी ढाल से, ठीक ना। उनका तापमान किस दर से बढ़ता है, किस दर से उनका तापमान बढ़ता है, ये क्वेश्चन है। सामान्य ताप पतन दर से कि शुष्क रुद्धोष्म दर से कि आर्द्र रुद्धोष्म दर से कि दोनों सामान्य ताप पतन और शुष्क रुद्धोष्म दर से कि ऑप्शन ई क्या हो जाएगा दोस्तों 31 का आंसर। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, शुष्क रुद्धोष्म दर से तापमान की दर बढ़ती है इसकी, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है। टेलीग्राफिक जो पठार है निम्न में से किसका भाग है। उत्तरी अटलांटिक कटका, दक्षिणी अटलांटिक कटका, मध्य अटलांटिक कटका कि उत्तरी अमेरिका का कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 32 का आंसर दोस्तों। तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है दोस्तों टेलीग्राफिक पठार। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 33, देखिए 33 इसको गलती देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अपदलन, प्याज अपक्षय, ऑक्सीकरण, रासायनिक अपक्षय, हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्षय, कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय की ऑप्शन ई, यानी कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों जो हाइड्रोलिसिस होता है ये यांत्रिक अपक्षय से नहीं होता है, ये भी किससे होता है, ये भी रासायनिक अपक्षय से ही होता है, ठीक ना। यानी यांत्रिक अपक्षय के स्थान पर क्या रहना चाहिए, रासायनिक अपक्षय होना चाहिए। तो ऑप्शन सी गलत है। अगला सुमेलित नहीं है, इसको मिलाना है, मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए, ठीक ना, कि आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ पर मिलाना है, इसको आप देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इधर दिया है सूची 1, इधर दिया है सूची 2, और यहाँ पर दिया है देखिए नेपानगर, झरिया, मथुरा, कल्पक्कम, इधर दिया तुल शोधक, अखबारी कागज, परमाणु संयंत्र, कोयला खनन। देखिए उसको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप आंसर रोक कर देख सकते थे। देखिए नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा कल्पक्कम, तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और मथुरा तेल शोधक कारखाना हो जाएगा। यानी ए का दूसरा इसमें है और इसमें है। बी का चौथा, तो बी का चौथा बस इसी में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त था, ठीक ना। वहाँ से कई क्वेश्चन आपके लिए बन गए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, स्वच्छंद उद्योग पूछ रहा है, ठीक ना। तो कागज़, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, लौह इस्पात की ऑप्शन ए। तो स्वच्छंद उद्योग कौन है दोस्तों, तो देखिए 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये कागज़ होता है तो कागज़ की फैक्ट्री होती है, यानी वो अस्थाई होती है। सीमेंट होता है तो सीमेंट की भी फैक्ट्री होती है, अस्थाई होता है। और लौह इस्पात कारखाना भी होता है, यानी ये भी अस्थाई है। यानी ए, बी और डी ये तीनों अस्थाई उद्योग हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का दोस्तों कहीं क्या हो जाता है, कहीं भी दुकान खुल जाता है, तो ये क्या है, ये स्वच्छंद उद्योग है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी अपनी इच्छा से खोला गया उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक्स। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर है कि प्रवाल विरंजक परिमाण है, प्रवाल विरंजक परिणाम है। गर्म समुद्री धाराओं का, भूमंडलीय उष्मन का, समुद्री जल प्रदूषण का, कि समुद्री जल की लवणता वृद्धि का, कि ऑप्शन ई। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमंडलीय उष्मन का होता है, ठीक ना। प्रवाल विरंजक परिणाम किसका होता है, भूमंडलीय उष्मन का ये परिणाम होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। देखिए 37 नंबर, देखिए 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि कौन सुमेलित नहीं है, और थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दिया है कि दक्षिणी अफ्रीका वेल्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अर्जेंटीना पंपास, ब्राज़ील स्टेपिस। तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, केवल 4 ही ऑप्शन देख लीजिए। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ये डी सुमेलित नहीं है, ठीक ना। देखिए दक्षिण अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में भी पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन ब्राज़ील में नहीं पाए जाते हैं। ब्राज़ील में कौन सा घास का मैदान, देखिए स्टेपिस कहाँ पाया जाता है, स्टेपिस जो घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों, ये यूरेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूरेशिया में पाया जाता है, ठीक ना।
ब्राज़ील में कौन से घास का मैदान पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में कंपोज पाए जाते हैं। कंपोज चाहे कंपोज, जो इंग्लिश में कंपोज रहेगा। तो कंपोज घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। स्टेपिज घास का मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 2 2 4 क्वेश्चन बन गए 37 नंबर से। ठीक ना, देखिए 38 नंबर देखते हैं कि हृदय ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है तापमान और वायु दाब के बीच, तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता के बीच, तापमान और वर्षा के बीच, आर्द्र वल्ब तापमान और वर्षा के बीच की ऑप्शन ए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप इसी तरह प्यार देते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक ना, वैसे भी आप कहने की जरूरत नहीं है, आप कर देते हैं। ठीक ना, 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, तापमान और वर्षा के बीच। बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं, देख लिया जाए जल्दी से। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जे क्लर्क ने, जे टीवर्थ ने, FW नोटस्ट्रीन ने, कि जे स्पेंगलर ने। 39 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। FW नोस्ट्रीतन ने दिया था दोस्तों जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, सभी ये भूगोल का क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 40 नंबर कह रहा है कि बहते जल के द्वारा कौन आवृत्ति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? नदी वेदिका, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध की डेल्टा की ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नदी वेदिका इसका परिणाम नहीं है। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो का लेवल आपको अच्छा, वीडियो का क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा होगा। ठीक ना, तो इसी तरह प्यार देते रहिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।